क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ की सीरीज की दूसरे वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीसी के 4 और केसेस के बारे में, जिसमें कि हम लोग 2022 के 3 केसेस डिस्कस करेंगे और 2021 का एक केस डिस्कस करेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग रोज फ्री क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। अगर आपने कोर्सेज में एनरोल करा है तो एनरोल आप कर लीजिए अकॉर्डिंगली अगर आपका मन है। एंड एक काम और करिएगा, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि एल्गोरिथम को पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अब सबसे पहले केस पे लोग आते हैं जो कि है आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वर्सेस राहुल मोदी का। इस केस के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसको नोट कर लीजिए, सेक्शन 167 का क्लॉज 2 का प्रोवाइजो ए। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली आप ये सेक्शन नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंगली इस केस में हुआ क्या था। देखिए इस केस में हुआ क्या था कि एक आपकी कंपनी थी आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके अंडर कुछ सेक्शंस ऑफ जो आपका कंपनीज एक्ट है या फिर आईपीसी है उसके ऊपर केस फाइल हुआ। फिर यहाँ पे जिनकी जो एप्लीकेशन थी ना, उन्होंने फाइल करी स्टेचुरी बेल की। भाई देखो हमें डिफॉल्ट जो स्टेचुरी बेल होती है 167 क्लॉज 2 में वो हमें आप दे दो। बट यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट थी जिसके सामने ये केस गया, उन्होंने कहा कि भाई देखो जो कि चार्जशीट यहाँ पे फाइल हो चुकी है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, तो अकॉर्डिंगली जो आपका ट्रायल है वो मूव ऑन कर चुका है, आपका जो केस है वो कमिट हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे आपको बेल नहीं मिलेगी। बट इस चीज के अंदर जब ये हाईकोर्ट में केस गया चैलेंज में, तो यहाँ पर कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा कि भाई देखो हम बेल यहाँ पे डिफॉल्ट आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे जो रीजन था उसके पीछे वो ये था कि जो कॉग्निजेंस था ना, कॉग्निजेंस वो नहीं लिया गया था यहाँ पे प्रॉपरली कोर्ट के द्वारा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। अब यहाँ पे जो इशू था एपेक्स कोर्ट के द्वारा पास में वो ये था कि क्या जो एक्यूज्ड है वो एंटाइटल्ड है यहाँ पे स्टैच्यूटरी बेल के लिए अंडर 167 क्लॉज 2 या फिर नहीं, ऑन द ग्राउंड की जो कॉग्निजेंस है वो ले लिया गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज या फिर 90 डेज एज द केस में भी बिफोर द डेट ऑफ रिमांड। यहाँ पे मेन यहाँ पे इशू ये क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे जो कोर्ट थी अपना डिसीजन यहाँ पे देते हुए उन्होंने भीकम चंद जैन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस रेफर करा और उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट है ना, ये बेसिकली ये कह चुकी है इस केस के अंदर कि जो फाइलिंग है चार्जशीट की वो सफिशिएंट कंप्लायंस के साथ अगर करी जा रही है ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2, और यहाँ पे आपका टेकिंग कॉग्निजेंस जो है ना, बेसिकली टेकिंग कॉग्निजेंस लेना वो मटीरियल नहीं है 167 के आर्किटेक्चर के अंडर, मतलब यहाँ पे कॉग्निजेंस लेना यहाँ पे बेसिकली जरूरी नहीं है। जो स्कीम है सीआरपीसी की वो इस तरीके की है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जो स्टेज होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो जो कोर्ट प्रोसीड करती है वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड अपना कर जाती है। यहाँ पर जो होती है कॉग्निजेंस और ट्रायल होता है नेक्स्ट स्टेप। अकॉर्डिंगली जो पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशन जो इसके पहले आता है, अगर वहां पे जो अक्यूज्ड है वो एक जो एक मजिस्ट्रेट होता है उसकी कस्टडी में है, ठीक है, जिसके सामने उसको बेसिकली पहली बार प्रोड्यूस करा गया जब उसको गिरफ्तार किया गया था, तो ये जो मजिस्ट्रेट होता है ना उसके पास ये पावर होती है कि वो उसको रिमांड पे भेज दे पुलिस की कस्टडी के पास या फिर जुडिशियल कस्टडी में, जैसा उसको सही लगता है, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो कि प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 जो कि 60 डेज या 90 डेज होती है अकॉर्डिंग टू द हीनियसनेस ऑफ द ऑफेंस। एक्नॉलेज करते हुए इस चीज को, अगर जो अक्यूज्ड है वो कस्टडी में रहा है किसी कोर्ट के उसमें जो मजिस्ट्रेट जिसके प्रेजेंट करा गया, यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो फाइलिंग है चार्जशीट की वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर हुई है और जो अक्यूज्ड है वो रिमेन रहता है कस्टडी के अंदर मजिस्ट्रेट की टिल द टाइम जो कॉन्ग्रेस था वो जो कोर्ट बेसिकली जो ट्राई करने वाली ऑफेंस है उसके पास ये चीज चली गई, तो यहाँ पे ये अज्यूम किया जाएगा जो कस्टडी है ना वो फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड केवल 309 के अंदर जो टर्म होता है ना उसके अंदर वो आ जाएगा। तो इसी चीज को कोर्ट ने ये कहा कि ये देखो भाई देखिए बेसिकली 2 स्टेजेस होती है और जो पहली वाली होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए कस्टडी यहाँ पे कोर्ट के अक्यूज की दी जा रही है। बेसिकली इस पूरी चीज में बात इतनी सी है कि जैसे मान लीजिए एक बार जो अक्यूज्ड है उस अक्यूज को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा गया, उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि चलो भाई हम इसको रिमांड पे भेजते हैं 15 दिन की, फिर उसने और टाइम बढ़ाया और फिर जब 60 डेज हो गए आपके, उसके बाद मान लीजिए 60 डेज के पहले चार्जशीट फाइल हुई लेकिन कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। कॉग्निजेंस ले जाने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि चार्जशीट फाइल हुआ, चार्जशीट फाइल होने के बाद जो आपका अक्यूज्ड है उसको कोर्ट के सामने लाया गया, समझाया गया कि उसके खिलाफ कौन कौन से चार्जेस है और अकॉर्डिंगली वहां से ट्रायल शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। केवल चार्जशीट फाइल कर देना से काम नहीं होता, उसके बाद आपको कॉग्निजेंस भी उस केस का लेना पड़ता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे सिंपली ये कहा कि जो कॉग्निजेंस वाला पार्ट है ना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आप केवल चार्जशीट सबमिट भी कर दे रहे हो तो भी वो काफी रहेगा। और जो फिर चार्जशीट सबमिट करने के बाद अगर मान लो 60 डेज का टाइम इलैप्स करता है तो वहां पे स्टैट्यूटरी बेल ग्रांट नहीं होगी, आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो बेसिकली शुरू
होता हुआ माना जाएगा। 309 के अंदर जो स्कीम है उसके हिसाब से वो चलता जाएगा। इसके अंदर फिर कोर्ट ने आगे ये कहा कि जितने भी जजमेंट्स हैं जो कि दिए हुए हैं, जिनके ऊपर उसने रिलाय करा आइदर साइड ने, उसके अंदर वो ये सीधे सीधे कैटेगोरिकली ये ले डाउन कर सकती है कि जो राइट है ना वो एक इंडिफिजिबल राइट है जो कि अक्यूज के पास है अगर उसको अपनी स्टैट्यूटरी बेल सीक करनी है अंडर 167 क्लॉज 2। बट ये तभी अराइज करेगा जब चार्जशीट नहीं फाइल हुई है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड, जो कि 60 डेज या 90 डेज हो सकती है। यहाँ पे जो कनंड्रम था ना कस्टडी को लेकर अप टू 60 डेज, ये वाला वही भीकम चंद वाले केस में यहाँ पे कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन कर दिया जैसे मैंने आपको समझाया। और अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में तब तक रहेगा जब तक कॉग्निजेंस रेलेवेंट कोर्ट यहाँ पे ले नहीं लेती है। मतलब चार्जशीट जो है बेसिकली वो फाइल हो गई, दैट इज मोर देन इनफ। फिर जब कॉग्निजेंस वाला पार्ट है, जब रेलेवेंट कोर्ट के पास वो जाएगी चार्जशीट, फिर अक्यूज को जब बुलाया जाएगा उसको सब कुछ बताया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस हैं, ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड हुई है, उसके बाद वो कॉग्निजेंस होगा तो उस चीज को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो बेल वाला पार्ट है वो अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो सीधे सीधे खत्म, सिंपल है। अब इसके बाद अगले केस की बात करते हैं जो कि है आपका सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको नोट करिए, सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे स्पेशल कोर्ट के पास जो स्पेशल पावर होती है हाई कोर्ट के पास, उसके रिगार्डिंग बात होती है। इस केस के अंदर बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि जो हाई कोर्ट थी ना उसके सामने जब केस आया तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि भाई जो अक्यूज्ड है उसको बेल पे 439 के अंदर रिलीज कर दिया जाए, मेनली ऑन द ग्राउंड कि जो केस अराइज आउट हो रहा है वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंडर से हो रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो ऑलरेडी सीज कर लिए गए हैं, तो यहाँ पे कोई नया एविडेंस एज सच नहीं आया, तो यहाँ पे आप उसको कैसे अपनी कस्टडी में रखा हुआ है आप उसको रिलीज करो। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट ने बात मेंशन करी वो ये थी कि जितने भी एलिगेशंस थे, जो मटेरियल कलेक्ट हुआ था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद जो आपका चार्जशीट थी वो और जो सप्लीमेंट्री चार्जेस था उनका नोट नहीं लिया गया हाईकोर्ट के द्वारा जब उन्होंने ये बेल ग्रांट करी, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया। आपको पूरी जो चीजें हैं, एविडेंस आपके सामने है कोर्ट के सामने, उनको पूरी चीज का ध्यान रखना था डिसीजन देने के पहले। फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो हाईकोर्ट है ना उसने इस चीज का बिल्कुल नोट नहीं लिया कि जो रीजनिंग है वो आपको देनी है सेशन कोर्ट को कि भाई जो बेल है वो क्यों रिजेक्ट करी गई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया और जो बेल था कि उसको सीधे सीधे दे दी गई। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो हाई कोर्ट है उसने अपनी साइड बिल्कुल लॉस्ट कर दी है ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल जो कि एनरेट करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्रू वेरियस डिसीजंस, जो कि 439 के प्रिंसिपल को एंश्राइन करती हैं। यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर रिलाय करा ऑन द जजमेंट ऑफ महिपाल वर्सेस राजेश कुमार, और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट है ना वो ऑर्डिनरली जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफियर नहीं करती है इन द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट जब वो बेल ग्रांट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो हाउएवर अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बेल ग्रांट करी विदाउट द ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड और जो कॉन्ट्रवेशन में है ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब उस केस में वो लाइबल होगा सेट असाइड किए जाने का। ये सीधे सीधे कोर्ट ने इस डिसीजन में कहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट बेंच ने नीरू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस पे भी राय करा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ले डाउन करा है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स जो कि कंसिडर करने पड़ेंगे कोर्ट को व्हाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, और जो बेंच है देयरफॉर ये कंक्लूड करती है कि जो हाई कोर्ट है उसने जो रेलिवेंट कंसिडरेशंस थे उनको यहाँ पे नहीं ठीक से देखा और यहाँ पे बेल मैकेनिज्म का जो एक यहाँ पे ग्रांट करी है वो कहीं ना कहीं गलत है, जो कि केस राइज कर रहा है आउट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे रीजनिंग प्रॉपर्ली दी नहीं गई है, बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में ये कहा। अब इसके बाद जो अगला केस है वो है आपका मुरली वर्सेस स्टेट का। इसके अंदर नोट कर लीजिए सेक्शन 320 क्लॉज 9 आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस केस में क्या हुआ वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि जो एक्यूज था उसको कन्विक्ट कर दिया गया अंदर सेक्शन 324 एंड 341 ऑफ आईपीसी और 3 मंथ्स की रेगुलर इम्प्रिजनमेंट वहां पे उसको दे दी गई। यहाँ पर उसके बाद उसको कन्विक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। हाईकोर्ट ने फिर वहां पे जो कन्विक्शन थी उसको अपहेल्ड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया जितनी भी फाइंडिंग्स थी अपनी ट्रायल कोर्ट के उसके साथ। फिर जब पेंडेंसी ये जो थी अपील की बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहां पर पार्टीज ने उसके पहले ही एक एमिकेबल सेटलमेंट कर लिया था हाई कोर्ट जब पेंडेंसी चल रही थी अपील की तभी। हाउएवर जो कोर्ट ने है वहां पर उन्होंने ये नोट करा कि जो ऑफेंस है ना वो कंपाउंड नहीं किया जा सकता है, सिंस जो आपका 320 आपका सेक्शन है सीआरपीसी का वो इनकैप्सुलेट नहीं कर सकता है सेक्शन 324 और 307 ऑफ आईपीसी को इन द लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। बेंच ने यहाँ पे जो अर्लियर डिसीजंस आपके डिसीजंस थे राम पूजन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी को इन्होंने कंसिडर करा और बाकी चीजों को भी, और उन्होंने कहा
कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है पार्टीज के बीच में, उसको अगर हम लोग नोट में ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेंटेंस को रिड्यूस किया जा सकता है इवन इन सीरियस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे बेसिकली ये चीज की जा सकती है थोड़ा सा लीग से बाहर जा करके। इसके अलावा जो कोर्ट थी उन्होंने ये कहा कि जो आपका बेसिकली नॉट विस्टैंडिंग कोई भी चीज यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं, ये अपीयर होता है उनके सामने कि जो एमिकेबल सेटलमेंट है ना, ये एक रेलिवेंट फैक्टर है फॉर द पर्पज ऑफ रिडक्शन ऑफ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अगर सेटलमेंट हो गया दोनों पार्टीज के बीच में तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है वो हो सकता है। और जो पोजीशन ऑफ लॉ है और जो प्रोक्यूरियर सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हैं जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से आए हैं, ये उनकी कंसिडर्ड ओपिनियन में बात है कि ये जो पूरा केस है इट इज फिट कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपैथेटिक व्यू ले सकते हैं और क्वांटम ऑफ सेंटेंसेस को यहाँ पे जो है अक्यूज्ड की और अपलेंट्स की उसको यहाँ पे रिकंसिडर करा जा सकता है, कंपाउंड यहाँ पे किया जा सकता है 320 के अंदर। अब इसके बाद जो लास्ट केस हम लोग देखेंगे वो है आपका स्टेट वर्सेस टीएन। इसका नाम मैं आई एम सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। अकॉर्डिंगली इस केस का नाम आप नोट कर लीजिए कि केस इंपॉर्टेंट है। ये जो केस है इसका रिलेवेंट स्टेट्यूट है सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। इसके अंदर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो इंक्वायरी है या फिर ट्रायल है या फिर कोई भी आपका स्टेप है आपका पूरा ट्रायल का, उसके अंदर वो कोई भी एविडेंस मंगा सकती है, विटनेस को बुला सकती है आपका दोबारा स्टेटमेंट देने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। बेसिकली यहाँ पे ये कोर्ट के पास पावर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन है उसके रिगार्डिंग में ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट है आपका सेक्शन 311 का वो बेसिकली है कि फेलियर ऑफ जस्टिस को हम लोग रोक सकें ऑन द अकाउंट ऑफ कि मान लो मिस्टेक हो जाती है किसी पार्टी को कि वो कोई वैल्यूएबल एविडेंस नहीं ला पाती है रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर कोई एम्बिग्विटी अगर मान लो छूट रही है यहाँ पे स्टेटमेंट्स की, विटनेसेस के जो एग्जामिन हो रहे हैं अदर साइड से। ये बेसिकली मेन काम है सेक्शन 311 का बेसिकली। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेटिव फैक्टर है ना वो ये है कि जो एसेंशियल है टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस वो यहाँ पे देखना चाहिए। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। इट इज हाउएवर यहाँ पे हम लोग की ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर कन्फर करी जा रही है 311 के अंदर वो जुडिशियसली आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, देख दाग के एक्सरसाइज होना चाहिए। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोर्ट ने कहा कि जो वाइडर पावर है, जो ग्रेटर यहाँ पे नेसेसिटी है क्वेश्चन का, आप जब डिसीजन जुडिशियल डिसीजन दे रहे हो वो चीज देख के चलने वाला है कहीं ना कहीं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो उनका एम है वो ये है कि हम लोग ट्रूथ को डिस्कवर कर पाए। 311 जो है वो ऐसे प्रोविजन है जो कि स्ट्रेंथन करता है आम जो कोर्ट के एफर्ट्स है, जो उसकी पावर है उसकी प्रोसीजर को वो कहीं ना कहीं पावर अप करता है जो कि सैंक्शन है लॉ के द्वारा। एट द सेम टाइम जो डिस्क्रिशनरी पावर है जो वेस्टेड है सेक्शन 311 में वो जुडिशियसली एक्सरसाइज होनी है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजंस। और जो कॉशन और सर्कमस्पेक्शन यहाँ पे है उसको ध्यान रखना है वाइल मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ये केस मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छी यहाँ पे डिस्कशन की गई थी 311 के बारे में, तो अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अकॉर्डिंगली बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अकॉर्डिंगली लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को ताकि एल्गोरिथम को पता चले। आपने अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करा तो जरूर एनरोल कर लीजिए। एंड आई होप टू लुक यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।